प्रिय विद्यार्थियों, मैं जयप्रकाश करदम आपसे संवाद कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मेरी कविता मेरे अधिकार कहाँ हैं आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। आपके प्राध्यापक इस कविता को अपने तरीके से व्याख्या करके आपको इसके बारे में बताते होंगे। मैं इस कविता के बारे में केवल कुछ बातें आपको कहूँगा, और वो ये कि हमारे यहाँ समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र या अंत्यज रहा है, और वो बहुत तरह के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानता, शोषण और अन्याय का शिकार रहा है सदियों से, हजारों साल से। और वो इतना गैप इतना ज़्यादा हो गया, उसका अंतर दोनों समाजों के बीच, हमारे यहाँ सवर्ण और अवर्ण का अंतर आ गया कि वो जो एक वर्ग है जो सवर्ण अपने आप को कहता है, उच्च जाति अपने आप को कहता है, और जिसका यहाँ के जो संपत्ति के स्रोतों पर भी जिसका कब्जा है, और सामाजिक रूप से भी वो ऊंची श्रेणी में है, उच्च स्तर पर है। तो यानी कि सामाजिक, आर्थिक हर तरह से जो संपन्न है, समुन्नत है, और जो श्रेष्ठता के पायदान पर है, वो इन शूद्र और अंतर जातियों को अपने आप से न केवल जाति का आधार पर निम्न समझता है, बल्कि आर्थिक आधार पर भी उससे, चूँकि ये बहुत कम है, तो इनको अपने निर्भर बनाए रखना चाहता है। तो ये जो अब वर्चस्व, जो हेजिमोनी का जो करेक्टर है, ये समाज में जो दूरी पैदा करता है, ये मनुष्यों को जुड़ने नहीं देता। और इससे होता यह है कि ये एक ही गांव में, एक ही समाज में दो समुदायों के लोग रहते हुए भी वो उतने प्यार, आत्मीयता के साथ, इंसानियत के साथ वो नहीं मिलते। वो ऐसे मिलता है कि जैसे कि वो दो अलग अलग को राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं, यानी कि जब मिलते हैं तो औपचारिकता होती है उनके बीच में। तो बिल्कुल एक संबंधों में अनौपचारिकता नहीं है, वो प्रेम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के मन में संदेह रहता है, सवाल रहता है। वो उसके अंदर, एक वर्ग के अंदर श्रेष्ठता का भाव है, वो दूसरे को हीन समझता है, और दूसरे के अंदर सवाल हैं और इस बात का गुस्सा है कि मैं छोटा क्यों हूँ, मैं नीच क्यों हूँ, और इन सबके, इसके पास ये सब क्यों है, मेरे पास ये सब कुछ क्यों नहीं है। वो इसके कारणों को तलाश करता है। तो ये जो टकराव है, ये टकराव हमारे सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र को भी कमज़ोर करता है। आज पूरी दुनिया में लोकतंत्र के प्रति एक गहरा रुझान है। मानव अधिकारों को लेकर वैश्विक स्तर पर आवाज़ उठ रही है कि कहीं पर भी मनुष्य के, उसके मानवीय अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में इस चीज़ को उठता है, और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं विश्व स्तर तक पर, भारत में भी इस चीज़ को उठा रही हैं। हमारे भारत के संविधान में भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उसके तहत ये एक तरह के मानवाधिकार ही हैं जो दिए गए हैं कि प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अपनी पसंद का आजीविका का अधिकार, और अपना कोई भी धर्म को अपनाने का अधिकार, अपने तरीके से पूजा उपासना करने का अधिकार। ये, और यदि व्यक्ति का शोषण, दमन या उत्पीड़न कहीं किसी तरह का हो रहा, उसका अन्याय होता है, तो उनसे संरक्षण का, उनके प्रति संरक्षण का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आज भी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, जिसे हम दलित वर्ग के रूप में जानते हैं, वो आज भी बहुत सारे अधिकारों से वंचित है, उनके भेदभाव का, गहरे भेदभाव का शिकार है। जैसे कि आज भी हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, आप भी जानते हैं कि बहुत सारी जगहों पर दलित समाज के व्यक्ति को शादी कर रहा होता है तो उसे घोड़ी पर चढ़ करके उसको बारात नहीं निकालने दी जाती, कि उससे कुछ लोगों को उसकी जो अहम है, उसका ईगो है, उसको चोट पहुंचती है। बहुत सी जगहों पर लोगों को इसलिए मारा पीटा जाता है वो भी दूसरों की तरह मूंछ क्यों रखते हैं, या कि वो उनकी तरह पान क्यों चबाते हैं। बहुत से गांवों में दलित समाज के लोगों को
वो साइकिल पर चढ़कर वो नहीं गुजर सकते सवर्णों की बस्ती के सामने से, या जूता चप्पल पहन के नहीं निकल सकते, उन्हें जूता चप्पल हाथ में लेकर निकलना पड़ता है, या घुटनों से नीचे तक का कपड़ा या नया कपड़ा पहन के नहीं निकल सकते। तो बहुत सारे प्रतिबंध हैं। बहुत सी जगहों पर वो मंदिर में नहीं जा सकते, उनका प्रवेश वर्जित है। वो सार्वजनिक कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता उनको, वो प्रतिबंधित है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये अस्पृश्यता, ये दूरी, ये समाज को जितना बांटती है, ये उतना ही हमारे समाज को कमज़ोर करती है, हमारे राष्ट्र को कमज़ोर करती है। ये हमारी उत्पादकता को प्रभावित करती है, हमारी आर्थिक उन्नति को भी प्रभावित करती है। और जब तक ये चीज़ें रहेंगी, हम एक अच्छा, एक मजबूत समाज और हम एक उन्नत राष्ट्र नहीं बन सकते। तो ये इस कविता में व्यक्ति जो एक शोषित वर्ग का व्यक्ति है, जो एक दलित वर्ग का व्यक्ति है, जो आर्थिक शोषण का शिकार है और जातिगत भेदभाव, अपमान और अस्पृश्यता का शिकार है, बहुत सारे वो निषेध और वर्जनाओं का शिकार है, वो सवाल कर रहा है उस वर्ग से जो एक तरह का एक जो प्रिविलेज्ड क्लास है, जो प्रभु वर्ग है, उससे सवाल कर रहा है कि जो सामाजिक सम्मान का भी सबसे ज़्यादा अधिकारी है और यहाँ पे जो संपत्ति है उस पर भी उसका अधिकार है, चाहे खेती की ज़मीन है, चाहे वो मिल कारखाने हैं या सरकारी तंत्र है, शासन प्रशासन का, तो हर जगह वही उसी वर्ग का वर्चस्व है और ये निम्न वर्गों का वर्चस्व प्रतिनिधित्व बहुत कम है। तो इसलिए ये उनसे सवाल कर रहा है, तरह तरह के सवाल। तो इस कविता में केवल वो सवाल हैं और इस सवाल नहीं है, सवाल के माध्यम से ये एक तरह का समाज को जागृत करने की एक कोशिश है कि समाज ये समझे कि प्रत्येक व्यक्ति वो एक मनुष्य है और वो अपनी मानवीय गरिमा रखता है। हमें प्रत्येक व्यक्ति की मानवीय गरिमा को सम्मान देना चाहिए और हमको महसूस करना चाहिए हर व्यक्ति को जीने का हक है और उसी तरह जीने का अधिकार है जिस तरह का हम अपने लिए चाहते हैं। यदि हम एक सम्मानपूर्ण जिंदगी चाहते हैं तो उनको भी सम्मानपूर्ण जीने का हक है। यदि हम अपने लिए एक बड़े बड़े मकान, कार, हमारे पास एसी और हमारे पास हम बड़ी बड़ी ऊंची नौकरियां, यदि हम ये सब चीज़ चाहते हैं तो ये उनके लिए भी चाहिए, उनको भी ज़रूरत है, उनको भी इस चीज़ों का अधिकार है। उनके पास भी अच्छे मकान हों, वो भी अच्छा खाएं, अच्छे कपड़ा पहने। यदि हम ये अपने लिए स्वतंत्रता चाहते हैं कि हम कहीं भी आ सकें, जा सकें, कोई भी व्यवसाय कर सकें, तो ये उनको भी ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो भी कहीं भी जाएं सम्मानपूर्ण तरह से। जैसे खुलेपन से सब जाते हैं, इसी तरह से खुलेपन से निर्भय होकर के, निडर होकर के, अपना देश समझ के, अपना समाज समझ के, अपनी दुनिया समझ करके, और वो हर जगह वो भी उसी समान अधिकार भावना के साथ जा सके। तो ऐसा समाज बनाने के प्रति ये सब चीज़ हमें कोशिश करनी चाहिए, जागृत करने के लिए ये कविता है। दूसरा, जो हमारे यहाँ समाज में एक रामराज्य का आदर्श बताया जाता है या वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श हमारे समाज में हमको पढ़ाया जाता है, और यह एक चीज़ बताई जाती है कि ईश्वर की दृष्टि में सब बराबर हैं। ये भी एक आदर्श, ये आदर्श ये एक बहुत बड़े पाखंड है। और पाखंड इसलिए, आदर्श तो कहने में बड़े अच्छे हैं, ये देखने में अच्छा है, कैसा होना चाहिए कि हम वसुधैव कुटुंबकम के पूरी वसुधा पर, धरती पर रहने वाले सब लोग एक कुटुंब की तरह रहें, इतना प्यार मोहब्बत के साथ, अपनेपन के साथ रहें। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। ये निश्चित रूप से यदि कहीं ऐसा हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी संस्कृति, ये महान संस्कृति होगी। और यदि इस तरह का हो जाए कि ईश्वर की नज़र में सब बराबर है, तो ईश्वर की नज़र में बराबर होने से अर्थ नहीं है सब मनुष्य एक दूसरे को बराबर समझें, उसका अर्थ होता है। और इसी तरह से राम के राज्य का, तो राम के राज्य का कोई मतलब नहीं है कि जब जहाँ तक यदि भेदभाव है, तो ये भेदभाव आदर्शों की दुनिया पे काम नहीं चलता। अब हम आदर्शों में नहीं जीते, अब हम 21वीं शताब्दी में हैं, तो हम यथार्थ की ज़मीन पर, हम रियलिटी की ज़मीन पर खड़े हैं। अब हम डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। हम पूरी दुनिया के हम तनावों को, दबावों को, प्रगतियों को, उनकी आयाम को, साइंटिफिक अप्रोच को, इन्वेंशंस को हम देख रहे हैं। तो ऐसे में हम अपने पुराने परंपराओं को आधार पर हम ना आगे बढ़ सकते हैं, ना परंपराओं के आधार पर हम व्यवहार करना चाहें तो ना वो स्वीकार हो सकते हैं। और वो हमारे इस व्यवहार के कारण ही वैश्विक स्तर पर भारत उतना सम्मान नहीं अर्जित कर पा रहा है कि जितना सम्मान उसे अर्जित करना चाहिए था। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने मन और मस्तिष्क को, दिमागों को खुले रखें। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, कल को आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनना है
और कल को शासन में, प्रशासन में आप होंगे, राजनीति में आप होंगे, वो उद्योग व्यवसाय आप चलाएंगे, अब बहुत कुछ आपको करना है। तो अब देखना है कि आप लोग कैसे एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, कैसे एक दूसरे को जगह देते हैं, कैसे एक दूसरे का सम्मान देते हैं, कैसे एक दूसरे के श्रम का मूल्य समझते हैं और कैसे एक दूसरे की मानवीय गरिमा को समझते हैं। यदि आप ऐसा समझते हैं तो आप अपने समाज को बेहतर बनाते हैं। आप ऐसा करते हैं तो आप पूरी दुनिया में सम्मान अर्जित करते हैं। आप ऐसा करते हैं तो आप अपने राष्ट्र को उन्नतशील बनाते हैं। इस कविता में केवल एक शब्द इसमें टाइपिंग में गलत हो गया है, उसे आप लोग सही कर लेंगे। सबसे अंत में आया हुआ है कि कानों में पिघला शीशा, मेरी जिह्वा पर ताले हैं, स्पर्श पशु से भी बेहतर निज श्वासों तक के लाले हैं। तो इसमें कहा गया है बेहतर शब्द टाइप है, जबकि बेहतर शब्द नहीं है, ये टाइपिंग की गलती है। ये बदतर शब्द है कि मैं यानी कि स्पर्श हूँ और मेरी स्थिति पशु से भी बदतर है। यानी कि पशु को भी, जानवर को भी, कुत्ते बिल्ली को भी, गाय भैंस को भी, बैल को भी आप लोग बहुत प्यार के साथ छूते हैं, पुचकारते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन मुझको, एक दलित व्यक्ति को अस्पृश्यता के कारण आप मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे छूना भी आप पाप या अपवित्र समझते हैं, मुझसे दूर भगाते हैं, मेरे प्रति नफरत रखते हैं। तो मेरी स्थिति पशु से भी बदतर है, पशु से भी गई बीती है। तो आप कृपया इस शब्द को संशोधित कर लें कि ये पशु से भी बदतर शब्द है, नॉट बेटर बट वर्स्ट, पशु से भी बदतर। बाकी आपके अध्यापक, आपके प्रोफेसर लोग आपको इसकी अपने ढंग से व्याख्याएं बताएंगे। आप इसको मैं समझता हूं कि यदि दृष्टिकोण मानवीय होगा, उस आधार पर इसकी व्याख्या होगी, तो मैं समझता हूं कि इसको बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा, आत्मसात किया जा सकेगा, और ये फिर आपका, मैं समझता हूं कि ये अच्छी एक प्रभाव छोड़ने वाली रचना फिर सिद्ध हो सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए।